हाँ जी बच्चों। अभी मनोज सर आ जाने। देखो पार्टी करेंगे, जीमन करेंगे, जीमन पार्टी। तो आप लोगों को इनविटेशन आएगा सबको। बेटा कंप्लीट कर लें। हाँ जी, पीछे वाले आगे आ जाओ। आ जान तो आगे आ जाओ। आज थोड़ा शांत रहना भाई। क्या ही बोलते रहते हो। बेटा बैठो ना। आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ। आ जाओ बेटा। तुम क्या कर रहे हो अकेले वहां? तुम भी आ जाओ। अरे इधर बैठ जाओ, इधर। तो मैं तुमको यही तो दिखाना चाहता हूँ, और क्या दिखाना चाहता हूँ कि कुछ भी। तो बेटा एक तू खड़ा हो, एक बार तू बोल। खड़ा हो, एक बार खड़ा हो।
ये ये सब लोग तेरे को ही क्यों बोलते हैं? सब लोग तुझे क्यों बोलते हैं, ये बता। मतलब मुझे कारण बता, तेरे को ही क्यों बोलते हैं? प्लीज ध्यान दो, अब सब पढ़ लें। अरे भाई, पढ़ने दो। कोई मेरिट में आने वाला है, वो रह जाएगा तुम्हारे कारण, पढ़ने दो उसको। गुंजन दीदी मेरिट में आएगी, पढ़ने दो। पढ़ने। तुम सब लोग उसके मेरिट में बाधा बन रहे हो। फुल्ली हैज बॉन्ड्स। हेजिंग मतलब क्या होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हेजिंग मतलब होता है टू कवर रिस्क। अब रिस्क किस चीज की? रिस्क इंटरेस्ट लॉस की रिस्क हो सकती है, करेंसी लॉस की रिस्क हो सकती है, तो ऐसे बॉन्ड्स जिनमें ये रिस्क जो है, करेंसी लॉस वाली रिस्क जो है, वो ओवरकम कर दी जाए, खत्म कर दी जाए, तो ऐसे बॉन्ड को कहा जाएगा फुल्ली हैज बॉन्ड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कंपनी ने बॉन्ड इश्यू किए। बॉन्ड की करेंसी तय हुई डॉलर। एक इन्वेस्टर ने $1,00,000 के बॉन्ड खरीद दिए। $1,00,000 के बॉन्ड उसने खरीद दिए, इन्वेस्ट कर दिए। जिस समय उसने इन्वेस्टमेंट किए उस समय रेट थी ₹70। ठीक है। अब हुआ क्या, जब मैच्योरिटी डेट आई उस समय रेट हो गई ₹60। डॉलर की रेट क्या हो गई? ₹60। अब हुआ क्या, जब उसने इन्वेस्टमेंट किया उस समय उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू था 70 लाख, और मैच्योरिटी के समय उसको डॉलर ही मिलेंगे, और डॉलर की वैल्यू हो गई उस समय 60 लाख, तो उसे 10 लाख का नुकसान हो गया। क्यों नुकसान हो गया? करेंसी एक्सचेंज रेट के कारण। तो ऐसे बॉन्ड जिसमें ये नुकसान ओवरकम हो जाए, तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोल दिया जाता है? फुल्ली हैज बॉन्ड्स। ठीक है ना? फुल्ली हैज बॉन्ड मतलब उसको 70 लाख रुपए ही मिलेंगे, नुकसान नहीं होगा उसे 10 लाख का। तो ऐसे बॉन्ड को फुल्ली हैज बॉन्ड का। मीडियम टर्म नोट। इसकी देखो एक लाइन अंडरलाइन कर लेना। ये तो सारा इंपॉर्टेंट लग रहा है, पूरा ही लाइन इंपॉर्टेंट है इसका तो भैया। इसमें स्टार मत डालो, लेकिन अंडरलाइन, पूरी लाइन ही अंडरलाइन करनी पड़ेगी। देखिए होता क्या है, सुनना सब लोग। बॉन्ड इश्यू करने के लिए, नोट्स मतलब बॉन्ड ही होता है ना। बॉन्ड इश्यू करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन होता है। बॉन्ड इश्यू करने के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कॉस्टली होती है बहुत। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत कॉस्टली होती है। अब होता क्या है, कंपनी को
एक बार तो पैसों की जरूरत नहीं होती, उसको तो बार बार जरूरत होती है, तो बार बार वो बॉन्ड इशू करती है। बार बार बॉन्ड इशू करेगी, बार बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे जाना पड़ेगा और बार बार कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी। मान लेते हैं कंपनी को अभी 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो कंपनी ने 10 लाख के बॉन्ड रजिस्टर करवाए, प्रोसेस पूरी की, बॉन्ड इशू कर दिए। फिर 1 साल बाद वापस कंपनी को पैसों की जरूरत हुई, वापस उसी प्रोसेस से निकलना पड़ेगा, फिर पैसों की जरूरत होगी, वापस वही प्रोसेस। तो हर बार बॉन्ड इशू करने के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और हर प्रोसेस पे उसको कॉस्ट इनकर्ड करनी होगी। एमटीएन इसका विकल्प है। एमटीएन में क्या करती है कंपनी, बहुत सारे बॉन्ड एक साथ ही रजिस्टर्ड करवा देती है। बहुत सारे बॉन्ड एक साथ ही रजिस्टर करवा देती है। इसमें क्या होगा जैसे मान लेते हैं उसको पता है कि अभी तो उसको पैसे एक साथ नहीं चाहिए, तो उसने क्या करा, 10 लाख के बॉन्ड का लॉट बनाया और 10 लॉट उसने रजिस्टर करवा लिए एक साथ ही। एक साथ इशू, अभी उसको पूरे एक साथ इशू नहीं कर रहे हैं, उसको इशू 10 लाख ही करना है, लेकिन उसने क्या करा, 10 लॉट का रजिस्ट्रेशन एक साथ करा दिया। तो इससे फायदा क्या होगा, उसको बार बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे नहीं जाना पड़ेगा, बार बार कॉस्ट नहीं लगानी पड़ेगी। एक साथ रजिस्ट्रेशन हो गया, एक बार में रजिस्ट्रेशन हो गया, एक कॉस्ट में रजिस्ट्रेशन हो गया। अब होगा क्या, उसको जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वो बॉन्ड इशू करता रहेगा। कंपनी क्या करेगी, जैसे मान लेते हैं उसे 10 लाख की जरूरत है तो एक लोट इशू कर देगी, 20 लाख की जरूरत है तो 2 लोट इशू कर देगी। और सबसे खास बात, हर लोट में डिफरेंस डाल सकती है कंपनी। ये भी कंपनी को इस चीज के लिए भी कंपनी को राइट दिया जाता है कि वो हर लोट की में कुछ ना कुछ डिफरेंस कर सकती है। जैसे मान लेते हैं इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस करना चाहती है तो कर सकती है, ठीक है ना। वो चाहती है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस करे तो वो भी कर सकती है, फीचर्स में डिफरेंस करे तो कर सकती है, करेंसीज में डिफरेंस करे तो कर सकती है। ये कंपनी की मर्जी है, लेकिन अब कंपनी को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी, एक रजिस्ट्रेशन में उसका काम हो जाएगा। ये एमटीएन का कंसेप्ट है, ठीक है। Under this program, several lots of bond can be issued, all having different features, different coupon rates, different currencies, etc. Timing of each lot can be decided keeping in mind the future market opportunities. कब issue करना है किसी lot को वो कंपनी डिसाइड करेगी। एंटायर डॉक्यूमेंटेशन कब हो जाएगा, 1 पॉइंट ऑफ टाइम पे हो जाएगा। एंटायर डॉक्यूमेंटेशन 1 पॉइंट ऑफ टाइम पे हो जाएगा। ये एमटीएन का कंसेप्ट है। एफआरएन क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं। यूरो कॉमर्शियल पेपर, बेटा हमने कॉमर्शियल पेपर पढ़ा था, प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट को कॉमर्शियल पेपर बोलते हैं। अब यूरो वर्ड जुड़ गया। यूरो वर्ड जुड़ने का मतलब है फॉरेन करेंसी में अगर इशू करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यूरो कॉमर्शियल पेपर। अगर किसी कॉमर्शियल पेपर को आप विदेश में जाके फॉरेन करेंसी में इशू कर दो तो उसको क्या नाम दे दिया जाएगा, यूरो कॉमर्शियल पेपर। फॉरेन करेंसी ऑप्शन और फ्यूचर्स, करेंसी ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ये क्या होते हैं वो आपको मैं बताता हूं। ऑप्शंस क्या होते हैं, फॉरेन करेंसी ऑप्शंस, ऑप्शंस की डेफिनेशन बताता हूं, फ्यूचर की डेफिनेशन बताता हूं। इन दिस ऑप्शन होल्डर or buyer has right to exercise, buyer has right but not obligation
to exercise contract in future. फ्यूचर में क्या होता है? इन दिस होल्डर हैज ऑब्लिगेशन टू एक्सरसाइज कॉन्ट्रैक्ट इन फ्यूचर. इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं. मान लेते हैं करेंसी, चूंकि करेंसी से रिलेटेड है, करेंसी ऑप्शन और करेंसी फ्यूचर, तो करेंसी का एग्जांपल लेता हूं. मान लेते हैं अभी $1 है 78 का. $1 है 78 का. मिस्टर ए है जिनका प्रिडिक्शन है कि आफ्टर 3 मंथ $1 की रेट हो जाएगी 85 रुपीज. उनका प्रिडिक्शन है. कोई भी कुछ भी प्रिडिक्शन कर सकता है, उसका स्टडी होगा, एनालिसिस होगा. तो उसको लगता है $1 की रेट क्या हो जाएगी 85. उसे क्या करना चाहिए? डॉलर खरीदना चाहिए कि बेचना चाहिए? खरीद लेना चाहिए, है ना? डॉलर खरीद लेना चाहिए. डॉलर मान लेते हैं, डॉलर खरीदते हैं तो $1,00,000 का लोट मिलता है. मान लो लोट जो है डॉलर का $1,00,000, मतलब आप खरीदोगे तो $1,00,000, नहीं तो नहीं खरीद पाओगे. ये मान लेते हैं, एक एग्जांपल लिया है मैंने, ऐसा होता नहीं है. $1,00,000 के लोट आप खरीद सकते हो, ठीक है. अब मिस्टर ए का प्रेडिक्शन है कि डॉलर की रेट क्या हो जाएगी 85. तो उसे क्या करना चाहिए? डॉलर खरीद लेने चाहिए. यस और नो? अब डॉलर खरीदने के लिए उसे कितने रुपए चाहिए होंगे? उसके पास है ही नहीं, पैसे ही नहीं है. उसके पास पैसे ही नहीं. अब देखो, पैसे नहीं है और उसे पता है कि फायदा हो सकता है इसमें, उसमें फायदा. अब क्या करे? खरीदे कहां से? पैसे ही नहीं है. तो वो क्या करता है, मिस्टर ए क्या करता है? बैंक के पास जाता है, बैंक को बोलता है डॉलर की रेट 85 हो जाएगी, मेरे को खरीदने, पर पैसे नहीं है. बैंक बोलता है पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आपको लग रहा है ना 85 हो जाएगी, अपन एक काम करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं. एग्रीमेंट करते हैं. किस चीज का एग्रीमेंट? किस चीज का? कि हम आपको $1,00,000 सेल करेंगे, हम आपको $1,00,000 दे देंगे. किस रेट में? 78 में, आफ्टर 3 मंथ. एग्रीमेंट कर लेते हैं अपन. क्या एग्रीमेंट हो रहा है? बैंक बोल रहा है मिस्टर, आपको लग रहा है ना रेट बढ़ रही है, तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करते हो, अपन एग्रीमेंट कर लेते हैं. 3 महीने बाद रेट कुछ भी हो, हम आपको कितने में दे देंगे? 78 में दे देंगे.
78 में दे दे, उस समय दे देना पैसे, अभी नहीं है ना पैसे, उस समय दे देना। अभी क्या करो, अभी हमें केवल प्रीमियम दे दो। वैल्यू क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट की? 78 लाख, तो कुछ तो प्रीमियम दोगे, 10% दोगे। अब आप कुछ भी नहीं और सपने देख रहे हो तो ऐसा तो नहीं चलेगा, आपको प्रीमियम तो देना पड़ेगा। 10%, 5%, जो 6%, 10, 4%, जो भी प्रीमियम वो देना पड़ेगा। लेट अज्यूम आपको 7,80,000 रुपये तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। ये कुछ अमाउंट तो देना ही पड़ेगा ना। अब 7,80,000 ज्यादा बोल दिया, चलो 2 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, कुछ तो देना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा यार। अब बिना पैसों के आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो वो कैसे होगा, तो कुछ तो दोगे प्रीमियम, तो प्रीमियम उससे ले लिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा। समझ में आ गई यहां तक चीज? क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? बैंक बोलता है रेट कुछ भी हो, हम आपको $78 में देंगे। ऐसा ही होगा। अब 3 महीने बाद आते हैं, आफ्टर 3 मंथ, दो बात होगी। हो सकता है डॉलर की रेट हो जाए 85, चलो 85 नहीं 84 ही हो जाती है अपन, वो तो 85 प्रिडिक्शन किया था, मान लेते हैं 84 हो जाता। क्या होगा? क्या होगा यहां पे? मिस्टर ए तुरंत जाएगा बैंक के पास, लाओ जी मेरे को $1,00,000 दो फटाफट से, और पकड़ो अपने पैसे। और तुरंत वो क्या करेगा? सेल कर देगा 84 में, और उसे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 6 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन उसने प्रीमियम दे दिया था, ओवरऑल 4 लाख का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आई बात? तुरंत जाएगा बैंक के पास। लेकिन काम हो जाता है उल्टा, $1 की रेट हो जाती है ₹72। अब क्या होगा? मिस्टर ए मुंह छुपाएगा। अब बैंक भागेगा उसकी तरफ, बैंक भागेगा उसकी तरफ, भाई क्या हुआ ला, तू बोल रहा था ना 85 हो जाएगी, ले ले बड़ा 78 में, आजा। अब ध्यान देना, अब यहां पर एग्रीमेंट, अगर ऑप्शन है तो मिस्टर ए कैन रिफ्यूज एग्रीमेंट। ऑप्शन नाम ही क्या है? ऑप्शन। क्या डेफिनेशन लिखवाई मैंने? ऑप्शन होल्डर एज राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑप्शन में क्या होगा? वो मना कर देगा, साहब मैंने तो किया ही नहीं था एग्रीमेंट। नुकसान क्या होगा? ए को 2 लाख, नुकसान क्या होगा? 2 लाख में सेट हो गया, 2 लाख से ज्यादा का नुकसान नहीं होगा, वो 2 लाख तो लगेंगे लगेंगे प्रीमियम। लेकिन अगर यहां पे कॉन्ट्रैक्ट होता फ्यूचर, तो मिस्टर ए हैज टू एक्सरसाइज कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, उसको एग्रीमेंट करना पड़ता। उस केस में उसका लॉस होता 2 लाख प्लस 6 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस, यानी 8 लाख का लॉस होता। फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है, राइट नहीं। तो ये कंसेप्ट है ऑप्शन और फ्यूचर। तो फ्यूचर करेंसी, करेंसी ऑप्शन एंड करेंसी फ्यूचर, ये दोनों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो किस लिए किए जाते हैं? करेंसी एक्सचेंज का फायदा उठाने के लिए किए जाते हैं। ऑप्शन में क्या होता है? लॉस लिमिटेड होता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। फ्यूचर में लॉस भी अनलिमिटेड होता है और प्रॉफिट भी अनलिमिटेड होता है। ऑप्शन की खास बात है कि उसमें लॉस लिमिट हो जाता है। बॉन्ड्स नहीं,
हाँ करेंसी किसी के पास नहीं है, एग्रीमेंट है। बैंक खरीद के देगा उसको। हाँ बैंक को नुकसान है वहां पे। हाँ हम्म, ठीक है, समझ में आ गई बात। कॉपी करना है नहीं करना? नहीं करना? करना है तो कर लो। अरे फोटो नहीं यार, राइटिंग अच्छी नहीं है, कॉपी कर लो। अरे कॉपी कर लो बेटा। ये ऊपर वाला तो लिखो। बेटा ये फाइनल में यही पढ़ने वाले हो आप, फाइनल में पूरी एफएम यही है। यहाँ आया था ना पॉइंट यार, पढ़ाना पड़ा इसलिए। फाइनल में तो पूरा टॉपिक है ना, डेरिवेटिव्स। फाइनल में क्या है, तुम लोग बड़े हो जाओगे, पूछोगे भी नहीं। हाँ जी, हो गया क्या बेटा? हाँ जी, फॉरेन यूरो बॉन्ड्स। बेटा फॉरेन यूरो बॉन्ड्स के एग्जाम्पल हैं
यांकी बॉन्ड, समुराई बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं। यूरो कन्वर्टिबल बॉन्ड, बेटा यूरो बॉन्ड हमने पढ़ा था, ऐसे बॉन्ड जो दूसरी कंट्री में जाके और अदर करेंसी में इशू किए जाएं। जैसे भारत की कोई कंपनी, इंडियन कंपनी जापान गई और वहां पर डॉलर में बॉन्ड इशू कर दिए, तो ऐसे बॉन्ड को क्या कहेंगे? यूरो। और अगर यूरो बॉन्ड में एक फीचर डाल दिया जाए तो यूरो कन्वर्टिबल बॉन्ड हो जाएंगे। यूरो कन्वर्टिबल जीरो बॉन्ड, इसमें दो फीचर आ गए, कन्वर्जन का और इंटरेस्ट रेट जीरो। इंटरेस्ट रेट जीरो होगा इसमें, तो इन्वेस्टर का फायदा क्या होगा? डिस्काउंट पे इश्यू होंगे। यूरो बॉन्ड विद इक्विटी वारंट, इसमें यूरो बॉन्ड के साथ एक वारंट अटैच कर दिया जाता है और उस वारंट में ऑप्शन होता है कि इन्वेस्टर उन्हें एक सर्टेन पीरियड बाद फिक्स इनकम नोट में या फिर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा ले। 3 स्टार लगा दीजिए इसमें, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस लिंक्ड बॉन्ड। ये नया टॉपिक जुड़ा है, नया टॉपिक है, एकदम नया, अभी जुड़ा है, मतलब आपकी सेशन में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लेना। इनमें कौन कौन से बॉन्ड आते हैं? ग्रीन बॉन्ड, बेटा ऐसे बॉन्ड, सुन लो भाई, ऐसे बॉन्ड जो इसलिए इश्यू किए जाते हैं कि उनका उपयोग ऐसे प्रोजेक्ट के लिए हो जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए उनका उपयोग होगा, तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोल दिया इन्होंने? ग्रीन बॉन्ड। एग्जाम्पल भी है, गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये बॉन्ड इश्यू कर रखे हैं 150 करोड़ के 2021। सोशल बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड जिनका यूज सोशल डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा, सोशल वेलफेयर के लिए किया जाएगा, तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? सोशल बॉन्ड। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, वैक्सीन बॉन्ड इश्यू किए हुए गवर्नमेंट ने, जब वैक्सीनेशन के लिए पैसों की जरूरत थी तो ये बॉन्ड इश्यू हुए थे, तो वैक्सीन बॉन्ड इसका एग्जांपल है। सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड, ये ग्रीन बॉन्ड और सोशल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन है, ये ग्रीन बॉन्ड और सोशल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन है, और इसका एग्जांपल है अल्ट्राटेक सीमेंट ने इश्यू किए हुए $400 मिलियन के बॉन्ड 2021 में ही। अब आ जाइए यूरो इश्यूज। बेटा यूरो इश्यूज में 3 चीजें, एडीआर, जीडीआर और आईडीआर, उनमें से एक चीज बता रहा हूं मैं बस। अरे पार्टी नहीं दूंगा, जीवन करूंगा, सबको बुलाऊंगा। अभी जीवन करूंगा अगले महीने। चलो करेंगे करेंगे, अब बोल तो दिया करेंगे, पढ़ लो।
मैंने पार्टी दी थी तो वो एफए में फेल हो जाएगा, ये क्या लिंक हुआ? डिपॉजिट रिसिप्ट सुनो, क्या सुन लीजिए एक बार, तीनों एक चीज है, एडीआर, जीडीआर और आईडीआर। मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, उसको समझ लीजिए। मैं आपको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट समझा रहा हूं, शॉर्ट में बोलते हैं जीडीआर। तो एडीआर और आईडीआर उसे समझ में आ जाएंगे। नाउ क्वेश्चन टू यू, क्या कोई इंडियन कंपनी बाहर जाके किसी दूसरी कंट्री में जाके शेयर इश्यू कर सकती है? नहीं, मैं बोल रहा हूं शेयर इश्यू कर सकती है। एक मिनट, एक मिनट, हाँ कर सकती है, पक्का श्योर? वो ये थे, ये चीज थी वो, कोई भी कंपनी, इंडियन कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, वो बाहर जाके शेयर इश्यू नहीं कर सकती है। या तो उसे क्या करना होगा, बाहर दूसरे देश में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वहां पे रजिस्ट्रेशन करा के फिर इश्यू कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। तो इसका विकल्प है डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सुनिएगा, मान लेते हैं एक इंडियन कंपनी है, इसने इंडियन कैपिटल मार्केट को पूरा एक्सप्लोर कर लिया, जितना पैसा लेना था इंडिया से ले लिया। अब इसको और पैसों की जरूरत है, तो इसको इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए कोई दूसरे देश के ओवरसीज बैंक, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, अरे बाद में, तो इंडियन कंपनी को दूसरी दूसरी कंट्री के कैपिटल मार्केट को एक्सप्लोर कैसे करना है? तो दूसरी कंट्री के बैंक, जिसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ओवरसीज बैंक के साथ एक एग्रीमेंट करना होगा। उसको बोलना होगा कि यार हम आपके देश में शेयर तो इश्यू नहीं कर सकते, लेकिन शेयर के बिहाफ पर डिपॉजिट रिसिप्ट इश्यू कर देता है, एक तरह के बॉन्ड, एक तरह के बॉन्ड हो गए, यूरो इश्यू कर देता है। ओवरसीज बैंक बोलता है शेयर के बिहाफ पर डिपॉजिट रिसिप्ट। तो शेयर्स का कहां पे है, शेयर्स कहां पे है? इंडियन कंपनी बोलती है हमारे पास है ना शेयर, तो बोले इसका विश्वास कैसे करेंगे? तो ओवरसीज बैंक इंडियन कंपनी को बोलता है कि आप अपने पास मत रखो शेयर को, आप इसे कस्टडियन के पास रखो। तो अब इंडियन कंपनी क्या करती है, किसी इंडियन कस्टडियन बैंक के पास जाती है। इंडिया का कोई भी बैंक हो सकता है जो कस्टडी का काम करता है, तो इंडियन कस्टडियन बैंक के पास जाती है और अपने शेयर रख देती है इन कस्टडी ऑफ इंडियन कस्टडियन बैंक। अपने शेयर कहां रख देती है? इंडियन कस्टडियन बैंक की कस्टडी में रख देती है। जैसे ही शेयर्स इंडियन कस्टडियन बैंक की कस्टडी में जाते हैं, ये बैंक ओवरसीज बैंक को बोलता है या गारंटी देता है कि भाई हमारे पास शेयर आ गए, गारंटी ऑफ कस्टडी ऑफ इक्विटी शेयर, उसकी गारंटी देता है कि हमारे पास शेयर्स, इंडियन कंपनी के शेयर आ चुके हैं कस्टडी में, गारंटी हमारी, वो गारंटी देता है। जैसे ही ओवरसीज बैंक के पास गारंटी जाती है, ओवरसीज बैंक क्या करता है, इश्यू कर देता है जीडीआर इन इट्स कंट्री, एंड जो भी उससे पैसा मिलता है, प्रोसीड ट्रांसफर टू इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी को वो पैसा ट्रांसफर कर देता है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इश्यू ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट ऑन बिहाफ ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इससे क्या हुआ, इक्विटी शेयर इश्यू करने की जरूरत नहीं हुई और पैसा भी आ गया। ठीक है, तो ये इनको हम क्या बोलते हैं यहां पे, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर।
फीचर्स क्या होते हैं जीडीआर के? फीचर्स, पहले आप ये कॉपी कर लो, फिर फीचर्स लिखाता हूं, फटाफट कॉपी करो। फीचर्स, जीडीआर के फीचर्स। नहीं नहीं, यूरो बॉन्ड अलग चीज है, बॉन्ड है वो। कॉपी कर लिया क्या? फोटो खींच के? ट्रांसफर टू इंडियन कंपनी। कॉपी। फीचर्स लिख लो, फीचर्स नंबर 1। ये डिपॉजिट रिसिप्ट क्या होते हैं? जस्ट लाइक इक्विटी शेयर्स। नंबर 1, जस्ट लाइक इक्विटी शेयर्स। फीचर्स में लिखेंगे जस्ट लाइक इक्विटी शेयर्स। नंबर 2, लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। जहां इश्यू होते हैं ना, वहां के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी होता है। नंबर 3, एडीआर भी है। एडीआर, एडीआर। नंबर 1 क्या था? जस्ट लाइक इक्विटी शेयर। नंबर 2, लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। नंबर 3, डिविडेंड इज पेबल ऑन जीडीआर। डिविडेंड दिया जाता है इन पे, जैसे इक्विटी शेयर पे डिविडेंड देते हैं, इन पे भी डिविडेंड। मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट होती है इनकी भी। देखिए नंबर 4, मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट जस्ट लाइक इक्विटी शेयर। डिविडेंड इज पेबल, बेटा ध्यान दो। डिविडेंड इज पेबल एंड मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट जस्ट लाइक इक्विटी शेयर। नंबर 5, ट्रांसफरेबल होते हैं। नंबर 6, रिडीमेबल होते हैं। इक्विटी शेयर नहीं होते हैं, लेकिन ये रिडीमेबल होते हैं। हाँ, वो जैसे रिडीम होंगे ये कस्टडी से वापस ले लेगा शेयर वो। ये रिडीम, इक्विटी शेयर रिडीम नहीं होते, ये हो सकते हैं। इनके पास वोटिंग राइट भी नहीं होता, नो वोटिंग राइट्स। इनके पास वोटिंग राइट भी नहीं होता। तो ये फीचर्स है, ठीक है। अब सुन लीजिए, ये तो मैंने आपको क्या बताया, जीडीआर। एडीआर क्या होता है बेटा? सुन लीजिए, बस एक चीज यहां पे ही होगी एडीआर में। ओवरसीज बैंक कहां का होगा? अमेरिका का, यूएसए का।
अमेरिका का होगा। और जो डिपॉजिट रिसीट इश्यू किए जाएंगे वो किस में इश्यू किए जाएंगे? डॉलर में। बस इतना सा फर्क है। जीडीआर किसी भी देश में इश्यू हो सकता है, एडीआर केवल अमेरिका के लिए। सब कुछ सेम है, बस प्लेस ऑफ इश्यू क्या होगा? अमेरिका। ओवरसीज बैंक कहां का होगा? अमेरिका का। करेंसी क्या होगी? डॉलर। सब कुछ सेम है। आईडीआर उल्टा कर लो, जैसे इंडियन कंपनी बाहर जा सकती है पैसे लाने, वैसे ही बाहर की कंपनी इंडिया आ सकती है पैसे लाने। तो कोई भी विदेशी कंपनी इंडिया आके इंडियन बैंक से एग्रीमेंट करके इंडिया में आईडीआर इश्यू कर सकती है और अपने शेयर अपने यहाँ के कस्टडियन बैंक के पास रख सकती है। तो उल्टा हो गया, ओवरसीज बैंक यहाँ इंडिया का हो जाएगा, आईडीआर हो गया। क्लियर? और इसी के साथ कोर्स कंप्लीट। अब पहले एक सुन लो मेरी बात, कुछ पार्टी तो अपन करेंगे। कितने लोग हो तुम लोग? इंटू इंटू 5 करना है कितना? 10 या 20? चालीस कहाँ है? 25 ही है। पच्चीस कहाँ है? 36 कर लिए। तो 36 इंटू 37 इंटू, अच्छा चलो तो पार्टी करेंगे कल, फिक्स हो गया। 50 की करेंगे यार, इसमें क्या है? बुला के लिया ना सबको। छोटी सी पार्टी करेंगे चलो तो करते हैं वो। अब सुन लो मेरी बात, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो कल पार्टी करेंगे कल, ठीक है? अब सुन लो, लेकिन अब कोर्स हो गया है पूरा, अब पढ़ना है आपको। आप लोग पढ़िए। अरे सुन लो मेरी बात, एक एक चैप्टर करके पढ़ते रहिए। डाउट को लिख के रख लीजिए और कंसोलिडेट करके रख लीजिए और एक साथ मेरे से पूछ लीजिए। तरीके आपको पता ही है, ऐप पे पूछ सकते हो, मेरे फ़ोन पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो शाम को 7 से 8, केवल 7 से 8, ठीक है ना? तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास डाउट पूछने के। पढ़ाई करो, बेस्ट ऑफ लक। और मैं चाहता हूँ कि मतलब नंबर आनी चाहिए 60 से ऊपर सबके। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन कम से कम 60 तो आनी चाहिए। 80 तक आराम से ला सकते हो इसमें नंबर। बहुत इजी सब्जेक्ट है, पढ़ना आपको है लेकिन। तो बेस्ट ऑफ लक और पार्टी करेंगे कल। एक कोई कैप्टन कौन है आप लोगों का? लक्ष्य। तो लक्ष्य और मैं इंटरेक्ट कर लेंगे पैसों के लिए। पैसे ट्रांसफर कर दूंगा इसको मैं। चलो तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इतने दिन मुझे चलो थैंक यू बाय बाय। हाँ फोटो खींच लो।